नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। भारत और चीन के बीच आपसी कारोबार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 1 जनवरी से 30 नवंबर 2021 के बीच दोनों देशों में कुल 8,57,00,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जो पिछले पूरे साल के मुकाबले 46.4% ज़्यादा है। अहम बात यह है कि इन 11 महीनों में भारत ने चीन से 6,59,00,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा, जो पिछले साल के मुकाबले 49% ज़्यादा है। वहीं चीन ने भारत से कुल 1.98 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदा, जो पिछले साल के मुकाबले 38.5% ज़्यादा है। यानी व्यापार घाटा 4.61 लाख करोड़ हो गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। दोनों देशों के बीच रिकॉर्ड कारोबार का यह आंकड़ा दुनिया को इसलिए चौंका रहा है क्योंकि पिछले साल से दोनों देशों के बीच एलएसी पर तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों तरफ से 50-50 हज़ार से ज़्यादा सैनिक तैनात हैं। यह संख्या 1962 के युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा है। सीमा विवाद को लेकर कमांडर लेवल की 12 वार्ताएं विफल होने के बावजूद दोनों देशों में विदेश मंत्रालय स्तर का समन्वय बरकरार है। चीनी सरकार द्वारा जारी व्यापार आंकड़ों के अनुसार साल 2021 भारत से व्यापार के नज़रिए से चीन के लिए बेहद अच्छा रहा। व्यापार बढ़ाने के लिए दोनों देश हाई लेवल इकोनॉमिक एंड ट्रेड डायलॉग बनाने पर राजी हो चुके हैं। इसमें भारत को विदेश मंत्री और चीन के वाइस प्रीमियर शामिल होंगे। उधर तकरार चरम पर है और इधर व्यापार चरम पर है। ऐसे में आम आदमी को समझ में नहीं आता कि खड़ा कहाँ रहा जाए, क्योंकि अब जब ये आंकड़े व्यापार के आए हैं तब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि चीन से हमारा कितना विरोध है और कितना समझौता है। अब ये प्रश्न चिन्ह ऐसे में सरकार पर भी उठते हैं और व्यापार पर भी उठते हैं, और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों के बावजूद भी आखिर क्यों लगातार चीन से हमारा व्यापार बढ़ रहा है और हम एक तरफ चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब आंकड़े आते हैं तो एकदम तस्वीर साफ होती है कि प्रतिबंध का मतलब आखिर क्या है। अब ऐसे में भारत और चीन के बीच यह आपसी कारोबार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 1 जनवरी से 30 नवंबर 2021 के बीच दोनों देशों में कुल 8.57 लाख करोड़ का कारोबार हुआ, जो पिछले पूरे साल के मुकाबले 46.4% ज़्यादा है। अहम बात यह है कि इन 11 महीनों में भारत ने चीन से 6.59 लाख करोड़ का सामान खरीदा, जो पिछले साल के मुकाबले 49% ज़्यादा है। वहीं चीन ने भारत से कुल 1.98 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदा, जो पिछले साल के मुकाबले 38.5% ज़्यादा है। यानी व्यापार घाटा 4.61 लाख करोड़ हो गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। दोनों देशों के बीच रिकॉर्ड कारोबार का यह आंकड़ा दुनिया को इसलिए चौंका रहा है क्योंकि पिछले साल से दोनों देशों के बीच एलएसी पर तनाव बढ़ा हुआ है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। देवेंद्र प्रमुख बीजेपी से, वरुण पुरोहित कांग्रेस से और पल्लव पाल आर्थिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। देवेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि चीन से ये दूरी भी है और नज़दीकी भी है? आप बेहतरीन तरीके से समझा पाएंगे। नहीं, मजबूरी कुछ नहीं है, लेकिन आपका क्वेश्चन अच्छा है, शानदार है, क्योंकि डिबेट्स के माध्यम से जो है कुछ चर्चाएं ऐसी हैं जब ओपन होती हैं तो लोगों के बीच तक जाती हैं और उनका मतलब समझ में आता है। देखिए, व्यापार एक अलग चीज है और सीमा का जो विवाद है वो अलग चीज है।
व्यापार जो है कभी भी हमें घाटे में नहीं करना चाहिए। और आज जो स्थिति है, विश्व की स्थिति बात कर रहे हैं हम, देश की नहीं, कि वैश्विक महामारी ने जिस तरह से पूरी दुनिया को हिला के रख रखा है, उसमें चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो या भारत हो, सबकी बात करें तो हर व्यक्ति अपना हित देखकर बात करता है। और व्यापार के मामले में अब हम इतने सजग हैं, हम खूब तोल बजाकर, देखिए आप कई बार जब चाइना की आप डिबेट रखिए, अगर इस पर आप रूस का रखता है, अमेरिका का रखते या इंग्लैंड का भी रखते, कोई सी और कंट्री का, जापान का रखते, फ्रांस का रखते, कोई दिक्कत नहीं है, सब पर चर्चा होती। हमें कई जगह यह आया कि हमारा बहुत अच्छा मित्र है रूस, और पहले से है, और ज्यादा रक्षा सौदों के मामले में हम उससे जो है बात करते थे और ज्यादा खरीदारी भी करते थे। कुछ वेपन्स से लेकर हथियार हमने साथ भी बनाए, लेकिन इस बीच में दूसरी दोस्ती हमारी अमेरिका के साथ बढ़ी और फ्रांस हमारे बीच में आया। हमने बहुत से हथियार, या एक पूरे चुनाव का मुद्दा राफेल आपने सुनते रहे पूरे चुनाव में, वो फ्रांस से भी किया। तो ये सब व्यापार का जो सिस्टम है, एक वर्ग होता है, एक सरकार की नीति होती है, और नीति को देखने वाला कोई या तो मिनिस्टर नहीं होता अकेला, उसको बुद्धिजीवी वर्ग जो होता है देश का, वो आर्थिक विश्लेषण करने की बात करता है। अगर चाइना से हमें नुकसान नहीं हो रहा तो हम चाइना के दबाव में नहीं, अपने हिस्से व्यापार करते हैं। व्यापार अलग बात है, लेकिन हमने इस व्यापार का मतलब ये नहीं कि चाइना को सीमा पर ढीला छोड़ देंगे, चाइना की करतूतों को स्वीकार करेंगे, ऐसा कभी संभव नहीं है। और आप इस डिबेट्स को अगर सीमा से न जोड़कर व्यापार से जोड़ेंगे तो कहीं भी इस पर जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, और किसी भी कंट्री पर आप जोड़िए। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार रूस और अमेरिका पर भी डिबेट्स रखें, क्योंकि लोगों को हमारी नीति का चाहिए कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करते। चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका चाहता है कि मैं आप जो है S-4 लेकर लगा रहे हो, S-400 वाला जो सिस्टम लगाना आपको, एंटी मिसाइल वाला, उस पर जो अमेरिका नाराज हो गया, अरे आप पाबंदी, अरे लगानी आप 100 बार लगाइए, लेकिन जो हमें सूट करता है वो हमें करना है। और हमने इस चीज में ना तो पाकिस्तान को ढीला छोड़ते हैं, ना हम चाइना का छोड़ते हैं। व्यापार हम व्यापार के तरीके से करते हैं, जैसी हम दोस्ती निभाते, दुश्मनी उससे भी बढ़िया निभाते। ठीक है वरुण पुरोहित जी, अब ये व्यापार भी बढ़ रहा है और तकरार भी बढ़ रही है, फिर ये लाल आंखों का मतलब क्या है? ये जो लाल आंखें दिखाते हैं इसका मतलब क्या है? फिर अभी ये सब जब हो ही रहा है तो देखिए त्रिशूल जी, देवेंद्र जी ने बहुत बढ़िया बात और रशिया वाली समझाई, वो तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है। रशिया से भी हम पैरेलल बैलेंस करके हथियार ले रहे हैं, अमेरिका से भी ले रहे हैं। ये जो व्यापार की बात कर रहे हैं वो किसी के गले नहीं उतर सकती। 4,61,00,000 करोड़ का व्यापार घाटा, ऐसा कौन सा व्यापार की नीति है साहब जो आप इतना इम्बैलेंस करके व्यापार कर रहे हो, जो आपकी जमीन को दबाया जा रहा है। अभी हाल ही में 2-3 दिन 4 दिन पे होंगे, आपको ज्यादा पता होगा, पैंगोंग झील पर आप देखिए परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिए, ऐसी खबरें आई। पेंटागन ने अरुणाचल में इन्होंने विलेज बसा लिए अपने, चाइना ने वो खबरें पेंटागन दे रहा है भारत। ओबोर भारत ने, अगर इतनी व्यापार नीति होती तो 70 कंट्रीज ओबोर से जुड़े हुए हैं, भारत ने तो उसको ज्वाइन नहीं किया। अच्छी बात थी, उसमें अपना रुख दिखाया, कड़ा रुख दिखाया। लेकिन जब आपकी जमीन ही हड़पता जा रहा है, ऐसा व्यापार आपको क्या आपको उससे झूला झूलना है उसके साथ में, हमारी जमीन हड़पे जाए और आप वो उससे व्यापार करे जाओ। भाई आप इतना व्यापार घाटा, त्रिशूल जी तो आर्थिक विश्लेषक समझा पाएंगे, ऐसा कौन सा 10-20% माना जा सकता है। पर आप देवेंद्र जी से पूछो कि 4,61,00,000 करोड़ का व्यापार घाटा, इतने लाख करोड़ का, वो भी इसी एक साल में जब से टेंशन्स बढ़े। ऐसा क्यों? भाई आप बंद कर दीजिए व्यापार उससे, अगर आपका दबाव नहीं है आप व्यापार बंद कर दीजिए, अपने आप सीधा हो जाएगा चाइना। आपने पिछले साल नोट किया कितने से ऐप बंद कर दिए और उसका इतनी पब्लिसिटी करी, भाई 20 ऐप बंद कर दिए हमने, 20 ऐप बंद कर दिए। आज भी चाइना का सारा माल जो है वो देश में भरा पड़ा है। मैं मानता हूँ इकोनॉमिक कंपल्शन है, क्योंकि आपने गेट का समझौता किया, WTO में किया, वो ट्रेड समझौतों के कारण आपका, लेकिन उसमें ये प्रोविजन नहीं है। आर्थिक विश्लेषक महोदय से आप पूछ लीजिएगा, इतना इम्बैलेंस होगा तो आप ड्यूटीज नहीं लगा सकते, आप जबरदस्ती, इतने कंपल्सन थोड़ी है आप वो आपसे इतना इम्पोर्ट आप करे जाओगे और आपका वो इम्पोर्ट इतना नहीं करेगा आपसे। उसको बैलेंस करने का भी उसमें प्रोविजन है WTO प्रोविजंस में। आपके पास मेरे समझ से बाहर है। ये रक्षा मंत्री जी कहते हैं घुसा है चाइना इंडिया में, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंच नहीं घुसा है। ऐसी कंट्रोवर्सी क्यों भाई? उसके अलावा आप जब इतना बड़ा इश्यू हुआ था, आज भी इश्यू है हमारी जीन, उसने चाइना ने
बिगर लड़े हमारी इतनी जमीन दबा ली। वो बात ठीक है, डिफाइंड नहीं है, मैकमोहन रेखा भी डिफाइंड नहीं है, बॉर्डर डिफाइंड नहीं है, वो तिब्बत कंट्रोवर्शियल है। लेकिन वो चीज आप अगर आप लाल आंखें दिखाने थे लाल आर्मी को, रेड आर्मी को, तो आपको वो उसको घुसने नहीं देना चाहिए था इंडिया में। अब इसको आप रक्षा मंत्रालय को और वित्त मंत्रालय को कैसे मिक्स कर सकते हो, मेरी समझ से बाहर है। कल को तो आप कहते हो व्यापार समझौता है, चाइना आके दिल्ली में बैठ जाएगा। चाइना जितना खतरनाक खेल खेल रहा है, पूरे भारत के चारों तरफ उसने अपना अपना जाल बिछा लिया। हिंद महासागर में आप देखिए, देवेंद्र जी चिड़िएगा नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी जी के समय में वो क्यों हिंद महासागर में अमेरिका भी अपना बेड़ा लाके कोई शिप का वो क्यों चिढ़ेंगे लाके वहां पे नहीं इकट्ठा कर डाल सकता था, एंकर नहीं कर सकता। वरुण जी वो क्यों चिढ़ेंगे? जो अपना इंडियन ओशन है उसमें गलती डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जमाने की भी है, मैं मान रहा हूँ उस बात को, लेकिन अभी भी जबरदस्त। अगर वो पैरेलल करते हो तो मोदी जी फिर मनमोहन सिंह जी से भारी नहीं हुए प्रधानमंत्री। आपके इंडियन ओशन में चौपाटी बना दी, सारी विदेश की सेनाएं आगे जम गई हैं, सारी पनडुब्बियां चाइना की आगे जम गई हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, वहां चाइना जम गया आके। आपकी ऐसी कौन सी आर्थिक नीति है जो पूरे भारत पे जाल बिछाया जा रहा है और आप उससे व्यापार कर रहे हो? आज भारत आज भी इतना सक्षम है, पहले भी इतना सक्षम था। चाइना से आप व्यापार बंद कर दीजिए, चाइना घुटने टेक देगा। बिल्कुल। पल्लव जी, आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दीजिए कि व्यापार जरूरी क्यों है चीन से। पल्लव जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए पल्लव जी के पास आएंगे। देवेंद्र जी, देखिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। यूपीए की सरकार थी, चीन के राष्ट्रपति थे हु जिनताओ, और अमेरिका सैटेलाइट की तस्वीरें भेज रहा था कि हाइड्रोलिक बांध बनाया जा रहा है, क्योंकि वो खुद भी हाइड्रोलिक इंजीनियर थे। और ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाया जा रहा था, कई हाइड्रोलिक बांध बनाए जा रहे थे। चीन का श्राप कही जाती है येलो रिवर, उसके किनारे तकरीबन चीन के बड़े 18 शहर बसे हुए हैं। उनको पोषित करने के लिए, उनमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने के लिए येलो रिवर को कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि येलो रिवर में पानी का व्यवस्था करने के लिए किया जाए। तब आप विरोध कर रहे थे कि ये चीन हाइड्रोलिक बांध बना रहा है और यूपीए सरकार इसका विरोध नहीं कर रही है। अब ऐसा क्या है कि वो सब कुछ कर रहा है और आपको मन में भा रहा है और उधर सेनाएं खड़ी हुई है? त्रिशूल जी, फिर मैं अपनी बात को जो है स्पष्ट तरीके से ही बोलता हूँ। वैसे तो मैं स्पष्ट तरीके से ही बोलूंगा। खूब स्पष्ट तरीके से बोलिए, देश सबका है, सवाल आपसे करने पड़ेंगे। सरकार में आप। हाँ बिल्कुल, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और सब लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष का भी ये सम्मान बनता है। आप चाहे चिढ़ के बोले, चिल्ला के बोले और दबा के बोले किसी को, और कितना भी चीख के बोले, जवाब आप ही को देना है। त्रिशूल जी, जवाब भी दूंगा, मैं चिल्ला के नहीं दूंगा। आपको लगता है मेरा चिल्लाना, मैं नहीं, चिल्लाता कभी नहीं हूँ। मेरी आवाज थोड़ी सी आपको भारी लगती है। मैं देहात का आदमी हूँ, देहात में रहता हूँ, तो थोड़ा सा मेरा आवाज किसान परिवार से हूँ, तो परिवेश से हूँ, आवाज थोड़ा भारी लगती है। पूरे 135 करोड़ तक जानी चाहिए आपकी आवाज, मैं तो ये कह रहा हूँ। नहीं ठीक है। आपने चाइना के लिए कहा कि आपकी कौन सी नीति है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि हम चाइना के खिलाफ हैं। स्पष्ट नीति है। चाइना की नीतियों के खिलाफ हमारी सरकार, हमारी पार्टी है, क्योंकि हम इस चीज से, चाइना की जो चीज है, जो चाइना की नीति है, उसको ना कभी पसंद किया ना करेंगे। मैं फिर आपको कहता हूं कि व्यापार जो है उसका सिस्टम बिल्कुल अलग है। अगर आप सरकार अमेरिका की बात यहाँ करने लगे, जो सरकार अमेरिका में बनती है और सरकार की पहली जो 60 साल की नीतियां हैं वो किस देश से किस व्यापारिक तरीके से चल रही हैं, तो उसमें अमेरिका ज्यादा आक्षेप नहीं करता। उसकी नीति किसके प्रति सरकार बदलने की बदली या नहीं बदली। बिल्कुल, संवाद जारी रखेंगे देवेंद्र जी। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलेंगे देवेंद्र प्रमुख के पास। जी देवेंद्र जी। त्रिशूल जी, मेरी बात बाकी रही थी, उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं आपसे।
मैंने कहा कि सरकार की जो नीति है बिल्कुल स्पष्ट होती है। एक आर्थिक नीति जो है उसको वित्त देखता है, वित्त देश का क्या स्थिति आज मांगता है, किस कंट्री से हमें कौन सा व्यापार करना है। और सुरक्षा के मामले में देश जो है उसको सिस्टम विदेश से लेकर हमारी जो है गृह मंत्रालय तक जो भी सिस्टम है, जो एक कमेटी होती है, एक बॉडी होती है जो काम करती है। कुछ चीज ऐसी है जिसे हम ओपन नहीं कर सकते, चाहे वो व्यापार का मामला हो चाहे वो सुरक्षा का मामला हो। आंतरिक सुरक्षा को लेकर तो हमेशा स्टिक रहना पड़ता है। अब हमारी चाइना के साथ क्या है, हम आंतरिक सुरक्षाओं पर क्या क्या काम कर रहे हैं। चाइना का जिक्र किया कि हमारे मित्र ने पहले किया, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बोला है कि बहुत सेना जो है, आपने भी बोला है, सीमाओं पर लगी हुई है। और पहले जो 62 के करीब इतना युद्ध था और युद्ध होने के बाद भी जितनी सेना थी आज भी है। तो कहीं अगर हमारे खिलाफ चाइना सेना लगा रहा था, हम उससे कम है क्या? और चाइना ने जो स्थिति की है इस देश में 60 वर्षों से, जैसे अभी सीमा घिरने की बात है या भीतर, मैं तो ये कहता हूं कि लाखों करोड़ों वर्ग किलोमीटर जो एरिया चाइना ने 60 वर्ष में घेरा है ना, हमने उसके घेट में हाथ डाल के उसको ये बताया कि पीछे हटना पड़ेगा। और जहां हथियार चलने तक की बात नहीं थी, आज भी वहां हमारा जो है सीमाओं को लेकर, जो सुरक्षाओं को लेकर जिस तरीके से समझौता है उसका पालन करती है हमारी सेना। लेकिन सीमा पर हमला हुआ तो पहली बार चाइना को किसी ने उसकी औकात बताई थी। वो भारत के सैनिक थे, वो भारत की सरकार थी। व्यापार से अलग हटकर उसको उसी की भाषा में जवाब देना। आज मैं फिर कहता हूं कि आर्थिक स्थिति क्या मांग करती है, हमें पाकिस्तान से कौन सी चीज खरीदनी है, उसमें हमको नफा या नुकसान है, हमें बांग्लादेश से कोई चीज खरीदनी है, वो हमारा सिस्टम क्या है, हमारी सरकार क्या उसे अलाउ करती है, या हमारी नीति जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, वित्त की नीति को बनाने वाली जो सरकार कोई भी हो, लेकिन देश को चलाने वाली वो कमेटियां, वो बॉडियां जो अंदर एक सर्वेक्षण करती हैं बार बार कि हमें किस देश से जो कौन सी नीति अपनाकर किससे वेपन खरीदना है और किससे हमें खाद्यान्न खरीदना है। इसके लिए सरकार की एक नीति होती है, सरकार बदले रहें उन पर हमेशा काम करती है। 60 वर्षों का आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, इसमें जो है ढील रही है नहीं, लेकिन 7.5 वर्षों का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमने बिल्कुल तोलकर, बजाकर, ठोक कर सौदा किया है, चाहे हथियार खरीदो या खाद्यान्न खरीदा हो या आदर्श में और कोई बिजनेस किया हो। इस पर जब जवाब की बात आएगी तो जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं इस चैनल पर बैठकर नहीं इस तरीके की बात करना चाहता कि जिस आंतरिक मामले की सुरक्षा को लेकर कोई चर्चा करूंगा। तो मेरे तो स्पष्ट नीति है, मैं तो त्रिशूल जी हमेशा स्पष्ट बोलता हूं जी। अगर हम चाइना से व्यापार कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि घाटे का व्यापार नहीं कर रहे। हालात के अनुसार, हालात की कुछ चीजें, आज वैक्सीनेशन, दवाइयां, कुछ कच्ची ऐसी चीज जो माल बोलते हैं जिन्हें दवाइयां से औषधि हैं, जिनकी हमें कहीं ना कहीं लेके जरूरत पड़ रही है, वो चाइना से हम आसान ले सकते हैं या रूस से आसान या अमेरिका से या कहां से आ सकती है। उसमें वो बिजनेस है, पैसे देना, सामान लेना, उसमें क्या है। अगर उसमें हम मंदा लेते हो, कोई दबाव में लेते हो, महंगा लेता हो, उस पर तोल की विपक्ष की एक नीति है। उनके पास अगर कोई ऐसा गणित है कि हम चाइना का महंगा खरीद कर पाकिस्तान में छोड़ रहे हैं उसको, ड्राई फ्रूट से लेकर अच्छा बिजनेस हम पाकिस्तान के साथ भी करते हैं, फल फ्रूट से जो कि ताजा सामान है वो आ जाता है आसानी से क्योंकि हमारी सीमाएं लगी हुई हैं। और पाकिस्तान जिस काम को करता है उसका जवाब देने का काम भी। सिर्फ पहली सरकारों में हमारी में एक अंतर आया था कि हमारे लोग बिजनेस तो इनसे करते थे, जब सीमा की सुरक्षा की बात आती तो पहली सरकारें सिलेंडर कर देती थी इनके सामने। आज की सरकारें बिजनेस कर रही है, लेकिन ये अगर एक हाथ पत्थर मारते हैं तो गोली लगती है धड़ाक जैसी। इनकी आदत सुधारी है हम लोगों ने सिर्फ, नीतियां वही है, लेना देना चलेगा जी, लेकिन चोरी चकारी और सीमाओं पर जो गद्दारी करते थे वो बंद कर दी गई। ठीक है वरुण पुरोहित जी, सवाल पूछना चाहूँगा। 2 सवाल है मेरे पास। एक सवाल तो ये है कि आत्मनिर्भरता का जो अभियान चलाया गया उसके बावजूद भी जो निर्भरता है वो चीन पर ज़्यादा है और आंकड़े स्पष्ट हैं। और दूसरी बात ये कि अगर ये कह दिया जाए, आज अभी ये कह दिया जाए कि जो हमारा दुश्मन देश है, सारा नमक अगर उस दुश्मन देश से आता है तो मुझे नहीं लगता कि 135 करोड़ लोग नमक ही बंद कर देंगे, आज से खाना कर देंगे शायद। अगर ये कहा जाएगा कि दुश्मन देश से आ रहा है और हमें नहीं लेना चाहिए तो नमक खाना भी बंद कर देंगे। अब ऐसे में कैसे देखा जाए इस व्यापार को? देखिए त्रिशूल जी, खुद की स्वाभिमान, खुद की उसको आप व्यापार की चीज से समझौता नहीं कर सकते, अपने आप को बेच नहीं सकते। बार बार देवेंद्र जी ने अमेरिका का उदाहरण दे देते हैं। मुझे बताइए अमेरिका कौन सा समझौता करता है व्यापार के मामले में?
राफेल आप कितने का था, कितने का लाए, चलो अलग विषय है। अब ये कह रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी की बात है, तो वो जो डिफेंस मिनिस्टर बजाकर मार्केट करता अपनी। अब आप मुझे बताइए, आप होमबोर क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? फिर आपकी चाइना से इतना ही दोस्ताना है, आप बीआरआई को क्यों रिजेक्ट किया आपने? आप ज्वाइन करते 70 देश के अंदर 70 देश व्यापार ही करना था तो। और व्यापार के आप बदले में व्यापार ये कौन सा हुआ? आप इम्बैलेंस देखो ना, 5% 10% इम्बैलेंस हो तो हो सकता है त्रिशूल जी 6,59,00,000 करोड़ के व्यापार में 4,61,00,000 करोड़ व्यापार घाटा आपको। 34 लाख करोड़ तो करीब आपका पूरा बजट ही है। नहीं, गलत समझ रहे हैं आप। फिर इनको बताइए घाटा नहीं है पूरा का पूरा, जो घाटा गिन रहे हैं वो मित्र हमारे, घाटा नहीं है वो, बीच में टोटल का आंकलन है जिसको घाटा बता रहे हैं आप। बन रहे हो, मेरी बात को अतिक्रमण कर रहे हो मेरे सामने। आप मुझे बताइए, पेंटागन अमेरिका की बात के, पेंटागन क्यों अपने चित्र दे रहा है फिर कि भाई अरुणाचल में गांव बसा लिए चाइना ने, पैंगोंग पे क्यों परमानेंट स्ट्रक्चर खड़े कर लिए चाइना ने? वो जो एलएसी बार बार करते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो मानता ही नहीं है। आप अगर उसको एक ही तरीके से मना सकते हो, वो है व्यापार बंद करना। आप कह रहे हो व्यापार बंद कर देंगे तो आत्मनिर्भर तो भारत शुरू से था भाई। 47 से पहले सुई नहीं बनती थी हिंदुस्तान में। आप भी अपने बड़ों से पूछ लो घर में, एक एक चीज भारत में बनने लगी है। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का दौर आया है, जब हमारी जो मिडिल इंडस्ट्रीज थी उसको नष्ट किया हमने खुद ने। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सभी शामिल हैं। उन्होंने नष्ट किया हमारे इकोनॉमी को, और ये ग्लोबलाइजेशन करके विदेशी इकोनॉमी हमारे ऊपर हावी हो गई। उसका रिजल्ट है। अब आप कह रहे हो पूरा देश बंद कर दें। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब लड़ाई हुई थी, एक दिन पूरे देश में अन्न बंद कर दिया था खाना, तो अमेरिका ही उस समय ब्लैकमेल कर रहा था, क्यों नहीं दूंगा। आज क्यों नहीं कर सकते? अगर प्रधानमंत्री जी का इतना इकबाल है, स्ट्रॉन्ग है, आप मुझे बताइए पूरे देश को कह दें चाइना से सब मैं ये माल बंद कर रहा हूँ, आप जो है ये आप बंद कर दीजिए, भारत में माल आ जाएगा। और आप चाहते हो, जनता चाह रही है कि भाई महंगा माल खरीदे। आप जब उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, चाइना की लाइटें सस्ती आ रही है, इंडियन लाइटें महंगी आ रही है, आप चाइना की लाइटें इंपोर्ट क्यों कर रहे हो? डब्ल्यूटीओ समझौते आप पढ़ लोगे तो उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटीज और सारे लॉज लगे हुए। आप इम्बैलेंस होता है तो भारत सरकार उसको चेक कर सकती है तुरंत प्रभाव से। आप अगर 4,61,00,000 करोड़ का व्यापार घाटा खा रहे हो, और जब टेंशन के बाद आपका 46-47% व्यापार बढ़ रहा है, इसको क्या कहा जाएगा भाई? दवाइयां तो क्या बात मान सकते हो, दवाइयां सीमित है। आप स्टील की बात करते हो, हमारी स्टील की क्या कमी है? कोयले की कमी है? महंगा पड़ेगा, पड़ जाएगा। आप हमारी जमीन कल को तो कह दोगे ठीक है साहब हमने दिल्ली दे दिया, उनको गिफ्ट में व्यापार करना था। ये कोई कंटेंशन नहीं है। आप अगर उनसे व्यापार कर रहे हो, आप अपनी शर्तों पे कर सकते हो। डब्ल्यूटीओ समझौते का कंपल्सन नहीं है कि आप अपनी जमीन दे के व्यापार करोगे, जमीन बेच के व्यापार करोगे। ये कौन सा कंपल्सन है? ये मुझे कंटेंशन देवेंद्र जी का समझ में नहीं आया। उसको और एक्सप्लेन करें बेहतर तरीके से, सारा देश देखे। मैं जमीन भी दे सकते हैं व्यापार में, ऐसा व्यापारी देश भारत कभी नहीं था। आऊंगा फिर पाकिस्तान में भी खोल दो व्यापार, पाकिस्तान से व्यापार खोल दो। पाकिस्तान तो 35 देश है, क्या बिगाड़ सकता है हिंदुस्तान में? हाँ, अगर व्यापार की बात है तो फिर पाकिस्तान से भी खोल देना चाहिए, फिर वो क्या बिगाड़। पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। सीधे चलेंगे अपने मेहमानों के पास। पल्लव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आत्मनिर्भरता का अभियान चल रहा है, तमाम बातें हैं, हमारी रस्साकशी चल रही है, तो फिर ये व्यापार क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे क्या कारण है बड़ा? दो चीज यहाँ पे वो समझ लीजिए होता है। चाइना इस टाइम ग्लोबल सप्लाई चेन को होल्ड करता है। दुनिया का टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन का ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड कंज्यूमर रिलेटेड गुड्स विच इंक्लूड फार्मा, इसका 40% प्रोडक्शन सिर्फ चाइना में हो रहा है, जो करीबन 6% देता है। दुनिया जो है वो चाइना का 6% दुनिया का टोटल 6% को यूज करके 40% प्रोडक्शन करना है। इसके कारण पूरी दुनिया से ट्रेड इम्बैलेंस मेंटेन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक ट्रेड इम्बैलेंस इंडिया और चाइना का है, जिस इशू को लेके बहुत लोग बोल रहे हैं कि 4,61,00,000 करोड़ हो गए, इसके पीछे बहुत सारे प्रैक्टिकल रीजन है। क्योंकि हमारा आयात जो बढ़ा है इस ड्यूरेशन में, वो बेसिकली फार्मा का बढ़ा है।
जो केमिकल इंडस्ट्री का इम्पोर्ट है वो बढ़ा है। ठीक है, दूसरी बात, ग्लोबल सप्लाई चेन को रीऑर्गेनाइज होने में पिछले 15 साल से कोशिश की जा रही है कि दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन को, जो कि चाइना डोमिनेट करता है, ठीक है, वो पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज हो। मगर चाइना ना तो WTO में किसी डिसीजन को एक्सेप्ट कर रहा, ना गैस के किसी डिसीजन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो उसके कारण ये अकेला एक इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये यूरोप के लिए उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कनाडा के लिए भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, जापान के लिए भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये इंडिया के लिए है। यहाँ तक एक बहुत बड़ा टॉपिक हम सब लोग इग्नोर कर जाते हैं, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में जो चाइना हमें जो माल दे रहा है, ठीक है, वो क्यों इतनी आसानी से दे पा रहा है? क्योंकि उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो बेसिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी कंज्यूमर गुड और एनी रिलेटेड कंज्यूमर गुड है, वो इतना नीचे ले आया है ट्रेड सब्सिडी दे देके कि वो हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे। जहाँ तक बात है इंडो चाइना बॉर्डर इशू की, आई थिंक ये गवर्नमेंट इस इशू पे डील करी है, बिल्कुल कराया लोगों ने पहले। अगर ये लोग थोड़ा सा पहले सीख जाते तो ये इशू इतना बड़ा बनता ही नहीं। मनमोहन सिंह जी के साथ, जैसे कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा, रोहित जी ने, कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे गलतियां हुई, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे गलतियां हुई, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे गलतियां हुई, मोदी जी के टाइम पे गलतियां हुई, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे गलतियां। ऐसा नहीं कि हम ये एक दिन का प्रोसेस है जो इसको हम इग्नोर करके आज ये बोल रहे हैं कि ये सब कुछ मोदी जी का क्रिएटेड प्रॉब्लम है या आपके मनमोहन सिंह जी का क्रिएटेड प्रॉब्लम है। 1962 से कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें हम करीबन 5-6 लाख एकड़ हेक्टेयर जमीन चाइना को सरेंडर कर चुके। 1971 में हमने सरेंडर किया, 1975 में हमने सरेंडर किया, 1977 में हमने सरेंडर किया मोदी जी के टाइम पे। 1987 में बहुत बड़ा इंडो चाइना वॉर शुरू हो चुका था, जिसमें करीबन 2 लाख करोड़ हेक्टेयर जमीन चाइना ने हमसे छीन ली। 2002 में अटल जी के टाइम पे प्रॉब्लम आई थी। ऐसी प्रॉब्लम पहले भी आती रही है, मगर इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि हमने कभी भी प्रॉपर डिमार्केशन ऑफ एलएसी किया ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात, एक और इससे बड़ी बात, हमें ग्लोबल सप्लाई चेन को अपने यहाँ मैनेज करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज का एक्सटेंसिव यूज करना पड़ेगा, जैसे हमने स्टील सेक्टर में आज से 3 साल पहले किया था। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमें 4,61,000 करोड़ का, मैं कह रहा हूँ 41,61,000 करोड़ भी हो जाएगा तो भी आप कुछ नहीं करना। बहुत क्लियर है, हमें ग्लोबल सप्लाई चेन को अपने हिसाब से मैनेज करना होगा। ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए हमें अपनी सर्विस इंडस्ट्री को बड़ा करना होगा। हम मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकते, ये हमारे देश को और हमारी सरकारों को एक्सेप्ट करना होगा पहले। हम सर्विस सेक्टर बेस्ड इंडस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन बेस्ड इंडस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकते। हमें 50 साल के अगर हम कहना चाहते हैं इसके 5% के आसपास भी नहीं, ना हमारे पास इतने लैंड रिसोर्सेज है, ना हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज है जिसके थ्रू हम ये मैनेज कर सकें कि हम अपने प्रोडक्शन हब क्रिएट करें। तो हमें जो ट्रेड इम्बैलेंस, एक बहुत बड़े बैंकर है, उन्होंने बहुत बड़ी कॉन्क्लेव में कहा था, चाइना कैन बी वर्ल्ड फैक्ट्री, व्हाई नॉट इंडिया बी वर्ल्ड ऑफिस। हमें उन इम्बैलेंसेस को आज से नहीं अभी से मैनेज करना शुरू करना पड़ेगा। हमें सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री को चाइना में कुछ करना ही पड़ेगा। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर रिसर्च, हम दुनिया में महारत होल्ड करते हैं, क्या हम लोग वो चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? जी ठीक है, वो ये सब चीजों को बैलेंस क्रिएट करने के बाद ही हम, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। जी मैं आऊंगा। देवेंद्र प्रमुख जी, पुष्यमित्र सुंग का नाम तो सुना होगा आपने। जी, हम ये सोच रहे थे कि ऐसा दौर आएगा, एक राजा हुए थे और एकमात्र ही राजा हुए थे भारत के, जिन्होंने चीन पर और मंगोलिया तक आक्रमण करके और कब्जा कर लिया था। तो हम सोच रहे थे कि पुष्यमित्र सुंग जैसा दौर आएगा भारत का,
जी। सोचने में तो क्या देखिए, बुराई है, लेकिन जब ये आंकड़े आते हैं तो फिर और सोचना पड़ जाता है कि वो दौर कब आएगा। तेवर तेवर से लगता है कि पुष्यमित्र सिंह का दौर आएगा भारत का, लेकिन फिर आंकड़े उसको बिल्कुल अलग दिशा में ले जाते हैं। अगर नाम सुना हो आपने, पुष्यमित्र सिंह को पढ़ा हो, तभी जवाब आपसे मैं लूंगा। पढ़ा नहीं है लेकिन सुना जरूर है। हाँ लेकिन मैं आपकी बात पर ही जवाब दे दूंगा त्रिशूल हाँ जी। आपने जितनी बात कही है, क्योंकि इसमें ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी और सुंदर बात यह कही है कि पॉजिटिव सोच जो है हर इंसान को रखनी चाहिए। एक सपना हम देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, 135 करोड़ लोग देख रहे हैं कि वो दौर दोहराया जाए, वो समय आए कि भारत का राज फिर से पूरी दुनिया पे लहराए। हम तो किसी एक कंट्री का नाम ही नहीं ले रहे और लेना भी नहीं चाहिए। और जिस तरह से पल्लव जी ने स्पष्ट किया कि अलग अलग किस नीति का क्या है, कौन सा व्यापार कहाँ हुआ है, हो सकता है पार्टी से अलग रख के उसमें कुछ बात लगी हो भारतीय जनता पार्टी को, कुछ कांग्रेस को सीख के लिए भी, और होगा भी। ये विश्लेषण का काम भी यही होता है कि विश्लेषण होने के बाद जो दोनों चीज को बताया जाए। अपना अपना पक्ष हम सब रख रहे हैं और हमने अपनी नीति क्लियर की थी। हम क्लियर नीति के साथ बोल रहे थे और आज भी बोल रहे हैं। हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमने ज्यादातर जो अपना मैनिफेस्टो चुनाव से पहला था प्रयास किया था, उसमें बहुत चीजें हमने पूरी की हैं। लेकिन कुछ चीज में हो सकता है कि हम पे विपक्ष सवाल उठा सकता है। हमने 2 से 2.5 वर्ष ऐसे खोए हैं जो एक दैहिक आपदा थी, सॉरी दैविक आपदा थी, दैहिक नहीं। दैहिक का मतलब है हमारी कमी से होती तो हम दैहिक समझते, लेकिन दैविक आपदा जो है उसे कोई रोक नहीं सकता। वो कोई विकसित कंट्री हो या विकासशील कंट्री हो, सबके सामने आया। हमारा 2 वर्ष बड़ा कीमती उसमें गया है। चाइना के खिलाफ जो है, चाइना से जिस तरीके के चाइना के हालात थे, आपको पता है जब हमारी सरकार बनी थी 2014 और 17 में, अब 22 तक क्या फर्क आया। आप चाइना जिस तरीके की अटैकिंग पावर कर अटैकी की वहां नीति अपनाकर बॉर्डर पे भारत को पीछे हटाने का काम, या पाकिस्तान का, उसको हमने पूरी तरह बंद कर दिया। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। आज चाइना कुछ भी करे, व्यापार नीति अलग है, राष्ट्र नीति अलग है, और सुरक्षा की जो नीति है वो अलग है। सबका सिस्टम अलग तरीके से चलता है। एक बड़े कंट्री को सब चीज अलग मैनेज करनी पड़ती है। हमें सुरक्षा को लेकर हमारे बुद्धिजीवी विशेषज्ञ, हमारी सेना क्या सोचती है, हमारा विदेश मंत्रालय क्या सोचता है, हमारा गृह मैं आपको मंत्रालय रोकना क्या चाहूंगा देवेंद्र जी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। उसके लिए शुरू से काम करने वाले बहुत लंबे समय से, जैसा आदरणीय तीरथ जी ने कहा यहाँ पर कि लंबा प्रयास जिनका रहा है, वो कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन का सपना हमारा साकार होने जा रहा है, जिसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। आदरणीय सतपाल महाराज जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई रघुवीर सिंह बिष्ट जी, इस क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय विधायक जो लगातार संघर्ष करती हैं, आप सब लोगों के लिए लगातार आपकी पैरोकारी करती हैं, और जब भी मिलती हैं केवल इस क्षेत्र के बारे में बात करती हैं। आज भी हेलीपैड से यहाँ पर आने तक जितना आधा पौन घंटे का समय लगा, पूरे समय केवल यहाँ के बारे में बात कर रही थी। आदरणीय मुन्नी देवी शाह जी, हमारे बद्रीनाथ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमेशा क्षेत्र की और आप सबकी चिंता करने वाले, आप सबके वकील जो बहुत अच्छी वकालत करते हैं जनता की, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, श्रीमती भारती हर्षवाण जी, प्रमुख नंदानगर, भाई वीरेंद्र बिष्ट जी, हमारे यात्रा संयोजक विजय संकल्प यात्रा, श्रीमती नंदिता रावत, जिला पंचायत सदस्य, भाई डॉक्टर दर्शन दानू जी, प्रमुख देवाल, और इस यात्रा के प्रभारी इस जनपद के हमारे पुराने साथी आदरणीय सतीश लखेड़ा जी, श्रीमान राकेश जोशी जी, विधानसभा प्रभारी, हमारे पूर्व विधायक भाई अनिल लौटियाल जी, श्री नरेंद्र भारती जी, नगर पंचायत अध्यक्ष बहन हिमानी वैष्णव जी,
पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका भाई ऋषि प्रसाद सती जी, जिला पंचायत श्रीमती चंद्रकला तिवारी जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा श्री देवेंद्र नेगी उर्फ देवा भाई हमारे युवा मोर्चा के, और मंच पर विराजमान, अब मैं सबका नाम लूंगा, विजय भाई बहुत लंबा हो जाएगा मुझे लग रहा है, सब विनोद जी भी हैं, सभी हैं लगभग मैं अगर ऐसे देखूंगा तो गलती तेरा नाम भी छूट गया है तो इसमें लिस्ट में नहीं है, लेकिन तो मैं लगभग सभी को जानता हूं, सभी हमारे वरिष्ठ, सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और दूर दूर से आई। हम सीधे चलेंगे देवेंद्र प्रमुख के पास। देवेंद्र जी, देखिए, सवाल जब आपसे बात करते हैं तो जहन में आते हैं कई बार। आप सरकार में आए तो लगा कि जो फर्नांडिस मैगलिन और मार्को पाउलो ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तरापथ को रेशम मार्ग लिखने की साजिश की थी, आप विरोध करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहेंगे कि ये रेशम मार्ग नहीं, ये सिल्क रूट नहीं, ये भारत का उत्तरापथ है जिसे हमने लाखों वर्ष पहले बना दिया था। लेकिन कहा कुछ नहीं गया। जहन में सवाल उठते हैं तो पूछना पड़ता है, पुष्यमित्र शुंग से लेकर तमाम चीज़ें पूछनी पड़ती हैं, और हो सकता है कि आपको जवाब देना चाहिए इन पे, और आज जवाब नहीं हो तो आगे जवाब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देना चाहिए कि 6500 किलोमीटर का जो भारत का सिंह द्वार है गिलगिट बाल्टिस्तान, वहाँ से लेके वेनिस इटली तक 6500 किलोमीटर का जो रेशम मार्ग है, उसको रेशम मार्ग लिखवाया चीन ने फर्नांडिस मैगलिन से, मार्को पाउलो से। अगर हम उसको उत्तरापथ कहते गर्व से और दुनिया जानती कि ये उत्तरापथ है तो हमें बड़ा गर्व होता इन सरकारों पर। शिकायत कोई नहीं है, लेकिन सवाल पूछना पड़ता है आपसे। बड़े मन से जवाब दीजिएगा, मन से सवाल पूछा है मैंने, इसमें आंकड़े और कोई बयान ना हो। वरिष्ठ भी हैं और सुलझे हुए भी हैं। वरिष्ठ का मतलब ये है कि आपको बहुत नॉलेज है और लंबी डिबेट से आपकी रही है, तो मैं आपका क्वेश्चन का जो तरीका है उसको नकार नहीं सकता। मैं क्या, मेरे जैसा कोई भी बोलने वाला व्यक्ति जो जवाबदेही जिसकी होगी वो कोशिश करेगा, लेकिन हो सकता है कि आप सेटिस्फाई मुझसे ना हो पाए जितना मैं जवाब दूं। लेकिन चाइना पर अगर हम चर्चा करें तो चाइना पर चर्चा करने के लिए बिल्कुल भी कई घंटे भी कम पड़ सकते हैं। चाइना जो है हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, और आज से नहीं है चाइना चुनौती। हम 61 का 62 का जब से आजादी हुई है तब से चाइना ने क्या क्या हमारे साथ किया है। पूरे हमारे जो है नेता आज जो इस समय हैं, आप जिनको देख रहे हैं वजूद में, उसमें कुछ समय स्वतंत्रता सेनानी थे, वो आज पदों पर हैं, कुछ हमारे बीच में नहीं रहे हैं, और उनके संघर्ष के बाद जो चाइना ने हमारे साथ किया था उसे भी पूरी दुनिया जानती है, और उसका भी रिकॉर्ड आपने देखा कि कदम कदम पर चाइना ने धोखा दिया है भारत को। इसमें कोई संशय वाली नीति नहीं है। अगर हम विपक्ष के तौर पर या पक्ष के तौर पर अपने राष्ट्र में राजनीति करते हैं और चाइना का मामला आता है तो राजनीति के नाम पर हम सब एक हैं, चाहे उसमें कोई भी पार्टी हो सकती है। मैं कोई कांग्रेस का नाम नहीं ले रहा, मैं और सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। सपा बसपा का भी सिस्टम हो सकता है, बहुजन समाज पार्टी का भी हो सकता है। चाइना जैसी कंट्री के लिए हमारी अंदर की राजनीति, हमें अंदर से जो है अपने दिल को बड़ा करना पड़ेगा और उस पर एक मंच पर आकर बात करनी पड़ेगी। और चाइना एक ऐसा कंट्री है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आइए सीधे चलते चर्चा पर। हम देवेंद्र प्रमुख से जवाब ले रहे थे। जी देवेंद्र जी, कहा चाइना के बारे में हमारी जो नीति है वो विदेश नीति से लेकर राष्ट्र नीति जो है उस पर भी काम जो है सोचने का, विचार करने का है। जब राष्ट्र के प्रति बात आती है तो पार्टी और पॉलिटिक्स एक तरफ उड़ जाती है। राष्ट्र सबका है, सर्वोपरि, चाहे पहली सरकार हो, वर्तमान सरकार हो या आने वाली सरकार है। और मैंने जो एक बार अमेरिका का नाम लिया है या किसी और कंट्री का नाम लिया है, विकसित कंट्री का, उनकी राष्ट्र नीति और विदेश नीतियों में यही अंतर होता है।
और फिर आर्थिक नीति भी उनकी अलग से बनी हुई होती है कि जो विकसित कंट्री है सब पर अलग से मंथन करते हैं, एक एक चीज को करने के बाद डिक्लेयर करते हैं। सरकारें बदलती हैं लेकिन उनकी नीतियां चेंज नहीं होती। मैं फिर कहना चाहता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन से इस देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया पूर्ण रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने एक चेंजिंग लाए हैं इनके प्रति, ऐसे राष्ट्रों के प्रति। पाकिस्तान से हमारे हमेशा जो है संबंध खराब क्यों रहते थे, क्या कारण उसके थे, चाइना से क्यों रहे, उनके क्या कारण थे, उन पर सब पर मंथन हुआ। उस पर विदेश मंत्रालय से लेकर और बुद्धिजीवी वर्ग से लेकर सबसे अलग अलग चर्चा हुई। उन पर जहां जहां सुधार की जरूरत थी वहां वहां हमने आवाजें उठाई। वहां चाइना को बहुत बुरा लगा और पूरे वर्ल्ड में बात गई, और चाइना की जितनी ताकत थी उसने उसे दिखाने की कोशिश भी की और हम पर प्रभाव डालने का प्रयास भी किया। लेकिन हमारी नीति में और पहली में ये अंतर है त्रिशूल जी कि हमने जो अट्रैक्टिंग पावर जिसको बोलते हैं उस पर आने के बाद पीछे हटने का काम नहीं किया। चाइना को उसकी भाषा में जवाब देने का पहला काम इस देश में जिस दिन से देश आजाद हुआ है तो माननीय मोदी जी की सरकार में हुआ है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, और पूरी दुनिया में हमारे नेतृत्व को माना है। चाहे उसमें अमेरिका की बात भी मैं करता हूँ कि अमेरिका की नीति हमारे प्रति सिर्फ पाकिस्तान को खड़ा करने की थी जो आज चेंज हो चुकी है। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ आपसे, मैं कोई इसमें राजनीति नहीं कर रहा। यही अमेरिका हमारे बराबर में हमारे सर पर पाकिस्तान को खड़ा रखता था, जिंदा रखता था। कोई बात होती थी तो कश्मीर मुद्दे पर बोलता था, लेकिन आज नहीं बोलता। ये राजनीति है, ये चेंज नीति है, ये राष्ट्र के प्रति समर्पित है। ठीक है, मिलकर मैं आऊंगा देवेंद्र जी आपके पास, मैं आऊंगा देवेंद्र जी। वरुण पुरोहित जी, मैंने सवाल किया था देवेंद्र जी से और वही सवाल आपसे भी कर रहा हूं कि जहन में आता है जब चर्चाएं चलती हैं, जब इस तरह की बात होती है, जब ये आंकड़े सार्वजनिक होते हैं, कि हम क्यों नहीं कह पाते दुनिया में कि जिस वन बेल्ट वन रोड को चाइना बना रहा है उसको तो हमने बहुत वर्षों पहले, सैकड़ों वर्षों पहले हमने उसको उत्तरापथ बनाया था, और उसके बाद हम कह नहीं पाए। चाइना 600 साल से उस रेशम मार्ग को और अत्याधुनिक करने में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति विस्तारवादी नीति की है। उन्होंने 14 देशों की सीमाओं पर कब्जा कर रखा है, लेकिन हमें भी तो बात पुरजोर तरीके से कहनी चाहिए। इसके लिए पक्ष क्या विपक्ष क्या, सारी सबको एक होके कहना चाहिए बात। जी, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, पहले देवेंद्र जी की बात का जवाब दे दूं। जो सबसे मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल बात आजकल जो चल रही है कि जब से मोदी जी आए सबको मोदी जी ने कर दिया। भाई जिन हथियारों से आप पाकिस्तान और चाइना से लड़ रहे हो या अपनी लाल आंखें दिखा रहे हो, वो तो कांग्रेस के जमाने के खरीदे हुए। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। इंदिरा गांधी ने अपना काम किया, राजीव गांधी जी ने अपना किया, अटल जी ने अपना किया, लेकिन ये क्या करना चाह रहे हैं, मोदी जी के 7.5 साल को अटल जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी, सबके काम को झुठलाना चाहते हैं। ये ऑब्जेक्शनेबल पूरे देश में इस चीज के ऑब्जेक्शन है। मोदी जी का ऑब्जेक्शन थोड़ी कर रहा है भाई, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएगा वो अपने हिसाब से करेगा। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका का तो सारा जो पैक्ट है, मैं मेरी भाषा को कमजोर नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस के रूप में बोल रहा हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका से बॉन्ड जोड़ दिया था भारत का, तो ये तो आप तो उसको आगे बढ़ा रहे हो, फास्ट स्पीड से बढ़ा रहे हो, बस यही है। अमेरिका का पिछलग्गू तो मनमोहन सिंह जी ने ही बना दिया था, और उसका बहुत बड़ा रीजन था यूएसएसआर पे हमारी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा थी। सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद से भारत को, क्योंकि गेट समझौते हुए, WTO बना, तो भारत को कंपलसरी हो गया है कि अपने को बैलेंस करना पड़ेगा अमेरिका के साथ जाने। लेकिन आप जिस हिसाब से आप अपनी आर्थिक नीतियां बना रहे हो, बना नहीं रहे हो, अमेरिका आपकी आर्थिक नीतियों को गवर्न कर रहा है। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन की बात है। जो व्यापार आप कर रहे हो, हमारे भारत के आप हजारों साल की बात कर रहे हो, कभी भारत का व्यापार तो पूरी दुनिया से होता था, जब भी सोने की चिड़िया थी, जब भी आप सिल्क रूट की बात कर रहे हो, जब भी ये सारी बातें उठ रही है, लेकिन भारत ने कभी संप्रभुता पे समझौता नहीं किया। लेकिन आप कह रहे हो व्यापार करेंगे, संप्रभुता पे समझौता हो जाए तो कोई बात नहीं। ये एटीट्यूड भारतीयों का ना रहा है ना रहेगा। अगली सरकार जो भी आएगी उसको देखेगी, मंथन करेगी। मैं किसी प्रधानमंत्री के जैसे ये कह रहे हैं 7.5 साल में बाकी सब कुछ नहीं किया, उस पर नहीं जाना चाहता। जो भी प्रधानमंत्री बनता है देश के हित के लिए काम करता है, मैं ऐसा ही समझता हूँ। लेकिन आप जो बात सिल्क रूट की लिए कर रहे हो, अपने जो प्राचीन बातें कर रहे हो, वो अभी मोहन भागवत जी ने एक सेंटेंस कहा, एक अपना वक्तव्य दिया था कि भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है रद्द होना चाहिए। इस बात को मैं, आप मेरे सोशल मीडिया से लेके पहले के आप मेरे वर्जन देखेंगे जगह जगह मैंने पोस्ट किए हुए हैं कि जो विभाजन हुआ था
एकमात्र एक आदमी की कमेटी कभी एक आदमी की नहीं होती। आप उसको कमेटी बना के इन्होंने विभाजन कर दिया, उस समय कर दिया क्योंकि ब्रिटिशर्स की पावर थी, भारत कमजोर था। लेकिन आज का टाइम ऐसा है जैसे सार्क बनाया गया, तो सार्क को मजबूत करने की जरूरत है, चाइना को सार्क देशों से बाहर करने की जरूरत है, क्योंकि सार्क देश भारत का ही अभिन्न अंग है। अब आप उस अभिन्न अंग को कैसे विभाजन रद्द करोगे? आपकी जो नीति हिंदू मुस्लिम धार्मिक उन्माद की फैलाते जाओगे, आपको प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट ऐसी मन में भी अगर हिंदूवाद है, मन में भी है, तो डायरेक्ट ना बोल के डुप्लीकेसी का इस्तेमाल करना चाहिए था। आप बताइए, आप जाकर के अमेरिका में कहते हो अब की बार ट्रंप सरकार हो, ट्रंप हार गया, बाइडेन ने ला के कर लिया आपसे। ये जो इमेच्योरिटी का, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, आक्षेप नहीं लगा रहा, हो सकता है पहले प्रधानमंत्रियों ने भी ऐसा किया हो, लेकिन ऐसा किसी भी प्रधानमंत्री को ऐसे जो है अपनी पॉलिटिकल अपने विजन को, अपनी डुप्लीकेसी को गहराई रखनी चाहिए। आज आप पाकिस्तान से दुश्मनी कर लोगे, पाकिस्तान तो आपका अभिन्न अंग है। तिब्बत को किसने माना था अभिन्न अंग? आप बताइए, तिब्बत को अभिन्न अंग। मैं किसी के लिए बुराई नहीं, मैं तो अटल जी का बहुत सम्मान करता हूँ, आज उनकी बर्थडे भी है, जन्म दिवस भी है, उनको नमन करता हूँ। अटल जी ने सबसे पहले, नेहरू जी के टाइम अगर आपने तिब्बत को लूज किया तो तिब्बत को अभिन्न अंग माना चाइना का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। लेकिन अब मैं कह रहा हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री को हमारी कोई हम इतने लेवल के लोग नहीं है जो प्रधानमंत्री बना है उसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव। वरुण जी, समय संक्षिप्त है, मैं पल्लव जी के पास आना चाहूंगा कि पल्लव जी, सबसे बड़ी बात, ये व्यापार लगातार बढ़ता रहेगा या कहीं पर रुकेगा? आगे आने वाले में और वाइडन होगा, क्योंकि हमें फार्मा ऑर्गेनिकल्स की बहुत जरूरत है, और आज की डेट में सबसे बड़ा सप्लायर इंडिया और चाइना है। ये करीबन मेरे हिसाब से जितना है उससे डबल होने की मैं अनुमान लगाता हूँ कि 30 नवंबर 2022 या 31 दिसंबर 2022 को हम लोग करीबन 8-8.5 लाख करोड़ की ट्रेड कर रहे हैं। और जहाँ तक दूसरी आपकी ये बात है इम्बैलेंस को नेगेट करने की, तो आप सर्विस इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत 1-1.5 लाख करोड़ का आसपास नेगेट कर सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से ये और माइनस होगा, क्योंकि अभी आपका कोविड खत्म नहीं हुआ है, आपकी फार्मा कंपनीज को सप्लाई की, इंटरप्टेड सप्लाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये सप्लाई सिर्फ और सिर्फ चाइना। बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। देवेंद्र प्रमुख जी, वरुण पुरोहित जी, पल्लव पाल जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल जब आंकड़े आते हैं तो सोचना पड़ता है कि भारत कहाँ खड़ा है, और शायद ये जो आत्मनिर्भरता का अभियान है, शायद इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।